वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी की क्लास 6 की हिस्ट्री यानी हमारा अतीत फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है ये यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस है। सो यहाँ पे हम अपने उस सभी टॉपिक को कवर करेंगे जो हमें लोअर से हायर तक लेके चलता है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रारंभिक कथन, क्या, कब और कहाँ, कैसे। ओके फ्रेंड, तो हमारा जो सेक्शन है वो है तो फ्रेंड हमारा जो सेक्शन है वो है रशीदा का सवाल। रशीदा कहती है कि हमारा रशीदा बैठी और अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कैसे कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। तो बच्चों, आप सभी के दिमाग में ये आता होगा कि हमारा अतीत क्या है। हमने जो भूतकाल में जितने भी हमारे इतिहास हैं वो कहाँ से आए हैं। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, हमारा जो अतीत है वो यहाँ से डिपेंड करता है कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। तो बच्चों, लोग कहाँ रहते थे इसके बारे में हमारे दिमाग में आता है। तो हमारा जो नर्मदा नदी का पता है, यानी कि यहाँ पे लिखा है मानचित्र पृष्ठ 2 में, नर्मदा नदी का पता लगाओ। ठीक, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में दिया जाता है तो आपका मस्तिष्क जो होता है उसकी खोज करने के लिए तात्पर्य हो जाता है। तो नर्मदा नदी की पता लगाओ। तो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यही से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का अखेटक शिकार भी करते थे। नेक्स्ट है, तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। यानी ये क्वेश्चन है। तो ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्या के उत्तर में स्थित है। फ्रेंड, हम देख सकते हैं कि उपमहाद्वीप का मानचित्र यानी प्राकृतिक मानचित्र क्या कह रहा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि हमारा ये भारत का मैप है। हमारे भारत में हमें पता है कि हमारा जो भारत का राज्य है वो अलग अलग यानी 28 राज्य अलग अलग हैं। तो आपको पता होगा कि हमारा जो भारत का मैप है, यहाँ पे उत्तर और ये है आपका पूरब और यह है पश्चिम। तो फ्रेंड, यहाँ पे झेलम नदी, चेनवा नदी, रावी नदी, सतलज नदी ये हमारे भारत के यानी पाकिस्तान के पास स्थित है।
तो झेलम नदी, चेनाब नदी और रावी नदी और सतलज नदी ये पाकिस्तान से होता हुआ भारत में प्रवेश करता है, जो ब्यास नदी से मिलता है। और सिंधु नदी ये भी पाकिस्तान से ही है और ये बॉर्डर पे पाया जाता है। थार जो है वो आपका रेगिस्तान में है। यमुना नदी, चंबल यानी यमुना नदी, ये हमारे दिल्ली में प्रवेश करता है। तो हिमालय, हिमालय कहाँ है? तो उत्तराखंड के पास है। गंगा नदी बहती हुई आती है, गंगा नदी जो कि सोन नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। विंध्य पहाड़ियाँ नर्मदा नदी से होते हुए सतपुड़ा, ताप्ती नदी, महानदी गोदावरी, दक्कन। और फिर फ्रेंड अगर हम देखें तो ये हमारी महानदी गोदावरी, दक्कन, कृष्ण, सुत और पश्चिमी घाट कावेरी नदी, पेनार, पूर्वी घाट तमिलनाडु की स्थित है। बंगाल की खाड़ी भी यहाँ स्थित है। अरब सागर है, लक्षद्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप स्थित है। तो ये सारे हमारे उपमहाद्वीप हैं। तो फ्रेंड अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अगर आपको एक मानचित्र दिया जाए और उस पे ये कहा जाए कि आप पता लगाइए कि सिंधु नदी कहाँ स्थित है, तो सहायक नदियों उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। यानी गंगा के दक्षिण में इन नदी के पास आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य स्थापित की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय की ऊंची पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियाँ, समुद्र के कारण जोखिम भरी होती थीं। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी काफ़ी काफिले में तो कभी जहाज़ों में भी साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावास एक यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। एक बार मानचित्र देखते हैं। और पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। इन्होंने ऐसा चाहा ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और वहीं बस गए। एक हमारा टॉपिक यहाँ पे है मानचित्र से रिलेटेड। मानचित्र फर्स्ट में जैसे कि दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालतम और बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों, पर्वतों में बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा
लोगों से अवगत कराना, यानी कि लोग इससे अवगत होते हैं। आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश का नाम, अब हम देखते हैं भारत जो हमारा देश है वो देश का नाम पड़ा कैसे। तो अपने देश के लिए प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला ये है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और उन नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इन समूह का उल्लेख संस्कृति की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें। अब अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना या पढ़ना होता है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए उपयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, इसका अर्थ होता है हाथ है, से निकला। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब कुछ इसके ताड़पत्रों की बनी पांडुलिपियों के एक पृष्ठ में पढ़ लेते हैं। यानी कि जो हमारा यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी और किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्ते को काटकर उनके अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। आपको भाषा समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि ये जो शब्द है इसे समझना बहुत मुश्किल है। जिस किसी ने समझ लिया उसने इतिहास लिख दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट हो गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। ये प्राय पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं या व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतीत हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों का उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं एवं रानियों के सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण का उत्कीर्ण करवाया। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तु अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसा वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों, बाएं प्राचीन नगर में प्राप्त यहाँ पे
लगभग 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांदर से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नाम शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया था। इस शासन के विषय में तुम अध्ययन साथ में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों और संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब भाषा का प्रयोग होता है। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में एक है। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त होता है प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं और पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है। अब यहाँ से हमारा शुरुआत है चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हुए औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत से लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुनरावृत्ति उन जासूसों की तरह है जो उन सभी स्रोतों का अध्ययन का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक है अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्ष हमारे अतीत का ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उस शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों लेखा जोखा नहीं रखते। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी उसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, फ्रेंड तिथियों का मतलब, अगर इनमें से अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन का तारीख, माह जैसे कि 2000 इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि की जाती है। वर्ष 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में मानी जाती थी। इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे, जैसे हमारी इतिहास और तिथियां।
जैसे अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व में होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में ई लिख पाती हो। यह इनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से पहले है, यानी कि जन्म से है। कभी कभी AD की जगह BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा एवं BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले है। कल्पना करो, तुम्हें एक पुरातात्विकविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातात्विकविद से पूछना चाहोगी। उपयोगी शब्द: यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातात्विक, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, यानी निम्नलिखित में से सुमेलित करो। आओ याद करें। जैसे नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी पहला राज्य, इसमें बताना है। मगध, आखेटक तथा संग्रहण, गारो पहाड़ियाँ। यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख सकते हैं। कृषि का आरंभ जो है 8000 वर्ष पूर्व में, सिद्ध सभ्यता के प्रथम नगर 47 वर्ष पूर्व, और गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 25 वर्ष पूर्व में हुआ था। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। और फ्रेंड, इसी के साथ हमारा अतीत का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा, ये हमारा अतीत है, हमारे अतीत का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।